हेलो एवरीवन, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज से बिहार दरोगा का प्रैक्टिस शुरू हो रहा है, तो आप लोग तैयार रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि भारतीय शिक्षा नीति 2020 के तहत 10+2 के शिक्षा मॉडल के स्थान पर किस पाठ्यक्रम को लॉन्च कर दिया है। तो जो नई शिक्षा 29 जुलाई 2000 ईस्वी को लागू हुआ था, तो 10+2 शिक्षा के मॉडल के स्थान पर 5+3+3+4 लॉन्च किया है। और यह 2020 का मसौदा इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में तैयार किया गया है। भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। और अगस्त 2021 में नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो कर्नाटक है। पहला राज्य कर्नाटक है, ठीक है। और नई शिक्षा नीति जो 1986 में लाया गया था, उसमें 1992 में संशोधन किया गया था, ठीक है। और एक आपसे क्वेश्चन पूछता है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की यह भी नई शिक्षा नीति के अंतर्गत ही 1986 से 87 में चलाया गया था। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हर वर्ष मनाया जाता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 22 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस यह 22 मई 1993 से मनाया जा रहा है। 1993 से मनाया जा रहा है। और 2011 से लेकर 2020 को जैव विविधता का दशक वर्ष यूएनओ के द्वारा घोषित किया गया है, ठीक है। और जैव विविधता का आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जैव विविधता का पिता किसे कहा जाता है, तो ई.ओ. विल्सन को जैव विविधता का पिता कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रकार के रक्त की बूंद को 4 अलग अलग स्लाइडों पर रखा गया है। इनमें से कौन सा स्कंदित नहीं होगा। रक्त सीरम, प्लोनोमरी धमनी से लिया गया रक्त, प्लोनोमरी सीरा का रक्त प्लाज्मा, तो यह आपका जो रक्त सीरम होता है ना, यह आपका स्कंदित नहीं होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से न्यूनतम दूरी पर होती है। तो सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से न्यूनतम दूरी पर कब होगी, तो यह जनवरी महीने में होगी। उस स्थिति को उपसौर कहा जाता है। जब अधिकतम दूरी पर होता है वह जुलाई महीने में होता है, उसको अपसौर कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि एक मिश्र धातु है, ठीक है, जिसमें जर्मन सिल्वर में तांबे और जस्ता का अनुपात इतना है, जबकि निकेल और जस्ते का अनुपात था। तो मिश्र धातु में तीनों का अनुपात आपको बताना है। तो तीनों का अनुपात आप निकालने के लिए क्या करेंगे कि तांबा, जस्ता और निकेल करने के लिए 21:16 है, ठीक है। और एक है 24:7। इसको निकाल लीजिए, आपका आ जाएगा 63:48:14। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक व्यक्ति लंबे समय तक उपवास में रहता है, तो उसके मूत्र में किसकी मात्रा असामान्य हो जाएगी। तो एक व्यक्ति लंबे समय तक उपवास में रहता है, तो उसके मूत्र में किसकी मात्रा जो होगी असामान्य हो जाएगी। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कीटोन की मात्रा असामान्य हो जाएगी, ठीक है। 1 ग्राम वसा के ऑक्सीकरण से शरीर को 9.3 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान नहीं है। तो शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान इसमें सबको बताना है कौन नहीं है। ऑप्शन है सेल्वास, स्टेपी, वेल्ड्स और डाउन्स। तो आपका ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा, सेल्वास जो है ना, यह शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान नहीं है। तो सेल्वास, तो इसमें स्टेपी, वेल्ड और डाउन्स क्या हो जाएगा, शीतोष्ण घास का मैदान है, ठीक है। और सवाना जो घास के मैदान को ना हाथी घास के नाम से भी जानते हैं। बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि किस घास के मैदान को हाथी घास के नाम से जानते हैं, तो सवाना को जानते हैं। किसको, सवाना के घास के मैदान को हाथी घास के नाम से भी जानते हैं। जो सवाना कहाँ है, केनिया और तंजानिया दोनों देश में पड़ता है। कंपोज कहाँ है, तो ब्राज़ील में है। लानोस कहाँ है, तो वेनेजुएला और कोलंबिया में है। प्रेरी कहाँ है, तो यूएस और कनाडा में है। डाउन्स कहाँ है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है। तो कौन दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है, तो इसमें से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बेंगुएला। या बेंगुएला दक्षिण अटलांटिक महासागर है कि निम्नलिखित में से कौन संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है। तो सबसे बड़ी जो पोतवाहक नहर है यह आपका
स्वेज नहर है। स्वेज नहर दुनिया की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है। इसका निर्माण 1869 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। और इसका राष्ट्रीयकरण 1956 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, यह जो स्वेज नहर है यह लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। ठीक है, और इसकी लंबाई 168 किलोमीटर है। ठीक है, ये भी बात याद रखिएगा। आपसे कभी कभी पूछ रहा है कि पनामा नहर, तो पनामा नहर 1914 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल में भारत की भागीदारी कितना है। तो संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल में भारत की भागीदारी जो है यह आपका 2.42 यानी 2.40% है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी 3 बार 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है और कुछ मील आगे जाकर पुनः मिल जाती है। इस प्रकार श्रीरंगपट्टनम, शिवसमुद्रम और श्रीरंगम के द्वीपों का निर्माण करती है। तो कौन सी नदी है, तो उस नदी का नाम आपको बताना है। तो ये हो जाएगा कावेरी नदी। कावेरी नदी है, 3 धाराओं में बट जाती है और फिर जाके आगे कुछ मील के बाद फिर एक साथ हो जाती है और श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्र और श्रीरंगम द्वीपों का निर्माण करती है। तो यह कावेरी नदी है। आपसे पूछे कि श्रीरंगपट्टनम द्वीप और शिव समुद्रम द्वीप और श्रीरंगम द्वीप किस नदी पर है, तो कावेरी नदी। अगला प्रश्न है कि किस प्रकार की मिट्टी अधिकतम पानी संजोए रखती है। तो किस प्रकार की जो मिट्टी है अधिकतम पानी को संजोए रखती है, तो ये आपका चिकनी मिट्टी हो जाएगा। चिकनी मिट्टी अधिक पानी संजोए रखती है। ठीक है, और मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं, मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी कहते हैं। मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी कहते हैं। काली मिट्टी में जल धारण क्षमता करने की क्षमता अधिक होती है। काली मिट्टी में भी जल धारण क्षमता करने की क्षमता अधिक होती है। काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। काली मिट्टी जो है, काली मिट्टी कपास की खेती के लिए जाना जाता है। और भारत में जो जलोढ़ मिट्टी है यह सर्वप्रमुख मिट्टी है, यानी सर्व इसकी प्राथमिकता सबसे ज़्यादा है। अगला प्रश्न है कि लहसुन में विशिष्ट गंध का कारण क्या होता है। तो लहसुन में जो विशिष्ट गंध का जो कारण होता है यह आपका सल्फर का यौगिक होता है। क्या होता है, सल्फर का यौगिक होता है। अगला प्रश्न है कि स्टॉक फार्मिंग क्या है। स्टॉक फार्मिंग किसे कहते हैं। तो स्टॉक फार्मिंग जो होता है ना, यह आपका पशुओं का प्रजनन होता है। स्टॉक फार्मिंग पशुओं का प्रजनन होता है, जिसमें क्या किया जाता है कि कृत्रिम गर्भाधान। प्रश्न है कि स्टॉक फार्मिंग क्या है। तो स्टॉक फार्मिंग जो है ना, यह पशुओं का प्रजनन केंद्र होता है। पशुओं का प्रजनन केंद्र होता है। आपसे इसमें पूछ जाता है कि कृत्रिम गर्भाधान के लिए बैल के बीज को कहाँ रखा जाता है। तो द्रव नाइट्रोजन में रखा जाता है। द्रव नाइट्रोजन में रखा जाता है। ठीक है, और पुरुषों के बांधेपन को क्या कहते हैं, वेसेक्टोमी। महिलाओं के बांधेकरण को ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस या 5 जून को मनाया जाता है, जो 1973 ईस्वी से मनाया जा रहा है। 1973 ईस्वी से मनाया जा रहा है। 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है या विश्व कविता दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। तो यह आपका 1 से 2% हो जाता है। कितना, 1 से 2% हो जाता है। 1 से 2% भाग परिवर्तित हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सामान्य उपयोग में लाया जाने वाला सिंथेटिक फाइबर है। तो निम्न में से कौन सा सामान्य उपयोग में लाया जाने वाला सिंथेटिक फाइबर है। ऑप्शन ए है पॉलिस्टर, नायलॉन, रेयन और एक्राइलिक जो है। तो इसमें से आपका हो जाएगा सभी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी सिंथेटिक फाइबर है। अगला प्रश्न है कि निम्न दिए गए पौधे और उनके खाद्य भाग के युग्मों का सही सम्मिलित नहीं है। तो इसमें एक तरफ पौधा है और एक तरफ उसमें खाने वाला भाग है, इनमें कौन सही नहीं है। तो आलू है परकंद, तो आलू का परकंद यानी तना खाते हैं, सॉरी अदरक है, अदरक का परकंद ये आपका सही है। प्याज का मासल पर्ण है, सही है। नारियल का भ्रूणपोष सही है। आलू मूल यानी जड़ नहीं, आलू का तना खाते हैं, तो यही आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस पदार्थ के ऑक्सीकरण में सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। तो किस पदार्थ के ऑक्सीकरण में सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वसा हो जाएगा। 1 ग्राम वसा के ऑक्सीकरण से 9.3 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है।
यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है, यह लौह युक्त यौगिक होता है, यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, यह लाल रंग का होता है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर 1, 2 और 4 हो जाएगा। यह 3 नहीं होता है, कुछ रोगों से निम्नलिखित में कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो आपको बताना है कि सुमेलित इसमें से कौन है। डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई सही है, शक्ति की इकाई अश्व शक्ति अभी सही है, समुद्री मील नौ संचालन में दूरी की इकाई सही है, और सेल्सियस से ऊष्मा की इकाई मापते हैं तो यह सेल्सियस से ऊष्मा की इकाई नहीं है, यह एक सीजीएस तापमान की इकाई है सेल्सियस। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन एक जो बल है क्षयकारी बल है। तो इसमें से कौन आपका एक क्षयकारी बल कौन होता है। तो यह आपका घर्षण बल जो है ना, यह एक प्रकार का क्षयकारी बल है। अगला प्रश्न है कि कणों के द्वारा हीट ट्रांसफार्मर की क्रिया को क्या कहते हैं। तो कणों के द्वारा हीट ट्रांसफर की क्रिया को क्या कहा जाता है। तो इसको कंडंसन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कंडंसन कहा जाता है, यानी चालन कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन जल को जीवाणु मुक्त करने हेतु प्रयुक्त होता है। तो निम्नलिखित में से कौन जल को जीवाणु मुक्त करने हेतु प्रयुक्त होता है। तो यह आपका ओजोन, क्लोरीन डाइऑक्साइड, क्लोरोमेरीन उपयुक्त में सभी। तो यह सभी जीवाणु मुक्त करने में सहायक होते हैं। अगला प्रश्न है कि ऑक्टेन संख्या किसकी गुणवत्ता मापी जाती है। तो ऑक्टेन संख्या से गुणवत्ता जो मापी जाती है वह आपका पेट्रोल की गुणवत्ता मापी जाती है। ऑक्टेन संख्या से पेट्रोल की गुणवत्ता मापी जाती है। अगला प्रश्न है कि सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं क्योंकि। तो सोडियम जो वाष्प लैंप होते हैं सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं क्योंकि यह आपका इसका प्रकाश एक वर्णी है और प्रकाश की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। और सोडियम यह एक जो धातु है बहुत ही मुलायम होता है, इस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। ठीक है, और सूर्य के प्रकाश से जो प्राप्त रंग में बैगनी रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है और लाल रंग का विक्षेपण सबसे कम होता है। अगला प्रश्न है कि लंबी दूरी तक रेडियो प्रसारण के लिए निम्नलिखित में मुख्यतः किसका उपयोग किया जाता है। तो लंबी दूरी तक रेडियो प्रसारण के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो किया जाता है आयन मंडलीय तरंगों का। लंबी दूरी तक रेडियो प्रसारण के लिए आयन मंडलीय तरंगों का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि पानी की अस्थायी कठोरता के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी है। तो पानी की अस्थायी कठोरता के लिए उत्तरदायी कौन होता है। तो यह होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स एवं सल्फेट होता है। ठीक है, और अस्थायी हो जाएगा तो बाइकार्बोनेट हो जाएगा। जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने की जो प्रमुख विधि है वह कलार्क विधि है। क्या है, कलार्क विधि है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि शराब पीकर वाहन चालक के श्वसन परीक्षण में प्रयुक्त पुलिस क्या इस्तेमाल करती है। तो शराब पीकर वाहन चालक के श्वसन परीक्षण में यातायात पुलिस क्या इस्तेमाल करती है। तो यह पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करती है। क्या करती है, पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करती है। अगला प्रश्न है कि गैस बिल्डिंग में सामान्यतः प्रयुक्त ईंधन गैस का नाम बताना है। तो गैस बिल्डिंग में सामान्यतः प्रयुक्त ईंधन गैस का नाम क्या है। तो यह है एसिटिलीन है। ऑक्सीजन और एसिटिलीन का प्रयोग कि हाइड्रोक्सी समूह वाला ऑर्गेनिक अम्ल का नाम बताना है। तो हाइड्रोक्सी समूह वाला ऑर्गेनिक अम्ल का नाम आपका बेंजोइक अम्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बेंजोइक अम्ल। इसका फॉर्मूला C6H5COOH होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि दूध को निम्न विधि से एक रूप यानी होमोजिनाइज किया जाता है। तो दूध को कौन से विधि से एक रूप किया जाता है यानी होमोजिनाइज किया जाता है। तो होमोजिनाइज दूध को किस विधि से करते हैं। तो उस विधि का नाम है कि इसके वसा कणों को सेंट्रीफ्यूज की सहायता से सूक्ष्म आकार में बदला जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि जेड परमाणु क्रमांक वाले परमाणु को किसी भी दी गई कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा समानुपाती होती है। तो जेड परमाणु क्रमांक वाले परमाणु को किसी भी दी गई कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा समानुपाती होती है। तो यह होती है जेड स्क्वायर के। क्या होती है, जेड स्क्वायर के होती है। किसी इलेक्ट्रॉन की कक्षा में जो ऊर्जा होती है En होती है वह -13.6 EV इलेक्ट्रॉन वोल्ट गुना जेड स्क्वायर बाई एन के स्क्वायर के बराबर होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि एक तरफ हड़प्पा सभ्यता की बस्ती है और एक तरफ नदी है, तो आपको मिलान करना है।
हड़प्पा जो था यह रावी नदी के किनारे स्थित था। इसका खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। कालीबंगन यह घग्गर नदी के किनारे स्थित था। लोथल यह भोगवा नदी के किनारे स्थित गुजरात में है। रोपर यह सतलज नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तो इसको मिलान कर लीजिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सही है। तो महात्मा बुद्ध के संबंध में एक कथन दिया गया कि इनका जन्म कपिल वस्तु में हुआ था 563 ईसा पूर्व में, सही है, लुम्बिनी नेपाल में पड़ता है। उन्होंने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया, ये भी आपका सही है। ठीक है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति पूर्णिमा के दिन में हुआ था। ठीक है, और उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था, तो वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था, तो ये भी बात सही है। उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था, तो इसमें सभी के सभी सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न है कि अद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन थे। अद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन थे। तो अद्वैत दर्शन के संस्थापक आपके शंकराचार्य थे। कौन थे? शंकराचार्य थे। और विशिष्टाद्वैतवाद के रामानुजाचार्य थे। क्या थे? रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद के। और माधवाचार्य जो थे वो अद्वैतवाद के थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था। तो महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा करवाया गया था। और रथ मंदिर को तट मंदिर के नाम से भी जानते हैं, तट मंदिर के नाम से भी जानते हैं। इसे एकास्मक मंदिर भी कहा जाता है। रथ मंदिर को सत पैगोडा के भी नाम से जानते हैं। और नरसिंह वर्मन प्रथम को पल्लव वंश जो थे ना, या पल्लव वंश के महान शासक थे, इन्हें महामल भी कहा जाता है, इनको उपाधि दिया गया था। नरसिंह वर्मन प्रथम ने वातापी कोट का उपाधि प्रदान किया था। पुलकेशिन द्वितीय ने नरसिंह वर्मन को 642 ईस्वी में हरा दिया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया था। तो कुतुब मीनार का 5वीं मंजिल का निर्माण फिरोज शाह तुगलक के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। बिजली त्वरित गिरने से कुतुब मीनार क्षतिग्रस्त हो गया था, इसलिए फिरोज शाह तुगलक ने इसका मरम्मत करवाया था। और कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा शुरू किया गया था। इसको पूरा इल्तुतमिश ने करवाया था, लेकिन इसकी मरम्मत और सौंदर्यीकरण सिकंदर शाह लोदी के द्वारा करवाया गया था। ये भी आपसे पूछ सकता है कि कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण फिरोज शाह तुगलक, लेकिन कुतुब मीनार का मरम्मत और सौंदर्यीकरण किसने करवाया? तो सिकंदर शाह लोदी ने करवाया था। ठीक है, और कुतुब मीनार को भारत में इस्लाम। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करते चलिएगा दोस्तों। ठीक है, और शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आपको पीडीएफ इसका चाहिए तो टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। रोज दिन 2 सेट आएगा, एक बिहार पुलिस का और एक बिहार एसएससी का, और बिहार दरोगा का भी आते रहेगा, क्योंकि बिहार दरोगा का भी एग्जाम का डेट भी निकल चुका है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो आपको बताना है कि सही सुमेलित नहीं है। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को सही है। खानवा का युद्ध 1527 में सही है। घाघरा का युद्ध 1529 में सही है। और चंदेरी का जो युद्ध हुआ था यह 1530 ईस्वी में दिया हुआ है, यही आपका गलत दिया हुआ है। चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1528 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। चंदेरी का युद्ध बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि अंग्रेजों का फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है। तो अंग्रेजों द्वारा बनाया गया फोर्ट विलियम जो है ना, यह कलकत्ता में स्थित है। कहाँ है? कलकत्ता में, जिसका निर्माण 1690 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा 1905 ईस्वी में किया गया था। कहाँ पर? तो पुणे में। ठीक है, और इस सोसाइटी के सक्रिय सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी थे। और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु का नाम था एमजी रनाडे। ठीक है, और एमजी रनाडे जो थे ना, पेशा से एक आपका न्यायाधीश थे, जज थे। और महादेव गोविंद रनाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। और सरोजिनी नायडू ने महात्मा गांधी और इरविन के बीच में जो समझौता हुआ था, ठीक है, तो इसको सरोजिनी नायडू ने इरविन और महात्मा को 2 महात्मा कही थी। ठीक है, गांधी इरविन समझौता के संदर्भ में। और निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी पत्र वंदे मातरम के संपादक थे। तो वंदे मातरम के संपादक थे आपका मैडम भिखाजी कामा। कौन थे? मैडम भिखाजी कामा। और मैडम भिखाजी कामा पेरिस से 1909 ईस्वी में वंदे मातरम पत्रिका निकाली थी। अगला प्रश्न है कि सारथी एक बैंक में 3125 रुपये जमा किया, जिस पर वह 8% साधारण ब्याज दिया था। यदि सारथी ने 5 साल बाद के लिए बैंक में रख दिया तो आपको बताना है कि वह कितना ब्याज अर्जित करेगा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका, यहाँ मूलधन दिया हुआ है यानी पी दिया हुआ है 3125। ठीक है, रेट दिया हुआ है 8%
और समय दिया 5 वर्ष। साधारण ब्याज निकाल लीजिए, 1250 रुपया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1250 रुपया हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में कौन भारत आया था? तो द्वितीय युद्ध के बाद 1946 में भारत आने वाला जो था ये आपका कैबिनेट मिशन था, जो 1946 में आया था। ठीक है, कैबिनेट मिशन ने अपना प्रस्ताव 16 मई 1946 को प्रकाशित किया था। ठीक है, क्रिप्स मिशन या 1942 में आया था, साइमन कमीशन या 1927 में चला था, 28 में आया था। ठीक है, बेवेल योजना 1945 में आया था। तो आज़ादी 1946 में कौन आया विश्व युद्ध के बाद? तो कैबिनेट मिशन। अगला प्रश्न है कि केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? तो केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? तो यह किया गया भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? तो भारत एक गणतंत्र है, इसका जो अर्थ है वह आपका भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, यही इसका अर्थ है। अगला प्रश्न है कि मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है? तो मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध अधिकार संबंधित है? तो यह आपका अनुच्छेद 24 है। कौन सा है? अनुच्छेद 24 है। या मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 24 बच्चों के शोषण के विरुद्ध एक अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 17 यानी छुआछूत के अंश से है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत है। अनुच्छेद 23 में है कि बलात्, श्रम एवं मानव दुर्व्यापार दंडनीय अपराध है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है? तो भारत के राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार प्राप्त है? तो वास्तविक और लोकप्रिय यह नहीं है। औपचारिक यानी औपचारिक और विधिक ये प्राप्त है, और राजनीतिक और नाम मात्र ये भी आपका नहीं है। संवैधानिक और नाम पात्र ये प्राप्त है, यानी ऑप्शन नंबर 2 और 4 प्राप्त है। कि एक जौहरी ने एक हीरे का हार विशिष्ट रूप से बनवाया, उसका विक्रय मूल्य इतना रुपये रखा, इसके निर्माण में इतना निवेश किया और इतना शुल्क भुगतान किया। यदि कच्चे माल की लागत 20% का सोना था तो सोना खरीदने के लिए जौहरी ने कितना रकम खर्च किया था? तो दोस्तों आपका इसमें क्या हो जाएगा? 3 लाख। 3 लाख का 20% यानी कहने का मतलब 60,000 रुपये उस पर खर्च किया था। ऑप्शन नंबर बी, टोटल जोड़ लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को निम्नलिखित में से कितने अवधि तक रोक सकती है? तो जो विधान परिषद होती है किसी भी साधारण विधेयक को यह कितना दिन तक रोक सकती है? तो यह 4 माह तक रोक सकती है। कितना? 4 माह तक रोक सकती है। और विधान जो परिषद है वर्तमान में 6 राज्य में ही लागू है। ठीक है, और विधान परिषद की संरचना का अनुच्छेद 171 में संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि जिस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज की सिफारिश की थी उसके सभापति कौन थे? तो जिस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायत राज की सिफारिश की उसके सभापति कौन थे? तो यह थे बलवंत राय मेहता। कौन थे? बलवंत राय मेहता। और यह कब दिए थे? तो 1957 में अपना त्रिस्तरीय पंचायती राज में बताए थे। ठीक है, और ग्राम पंचायत का जो पंचायती इकाई का मौलिक इकाई होता है, और अनुच्छेद जो 40 है उसमें ग्राम पंचायत है जिसको गांधीवादी दर्शन माना जाता है। और पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ अनुच्छेद है, ठीक है, और उसके एक तरफ बताना है कि क्या है उस अनुच्छेद में। अनुच्छेद 14, तो अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार है। ठीक है, अनुच्छेद 36 इसमें नीति निषेधक तत्व है। अनुच्छेद 74 इसमें मंत्रिपरिषद है। संविधान संशोधन प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में है। अगला प्रश्न है कि भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? तो भारत में जो नियोजित अर्थव्यवस्था है यह किस पर आधारित है? तो यह समाजवादी व्यवस्था पर आधारित है। किस पर? समाजवादी अर्थव्यवस्था पर आधारित है। अगला प्रश्न है कि पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? तो रोलिंग प्लान जो था ना यह किसके द्वारा दिया गया था? तो यह दिया गया था गुरनार्ड मिंडल यानी जी मिंडल के द्वारा। ठीक है, और रोलिंग प्लान जो था ना यह जनता दल सरकार के द्वारा चलाया गया था। ठीक है, यह रोलिंग प्लान 1978 में शुरू किया गया और फिर 1980 में जो कांग्रेस ने इस दल को समाप्त कर दिया गया था। अगला प्रश्न है कि भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले का प्रतिशत तेंदुलकर समिति कितना बताया था? तो पूछ देगा कि आपसे कि तेंदुलकर समिति का संबंध किससे है? तो ये गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों से है। और ये कितना बताया था? तो यह बताया था लगभग 22%, 21.9% के बराबर।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पर विचार करना है। जनता के पास मुद्रा, बैंकों के पास जमा डिमांड डिपॉजिट्स, बैंकों के पास समय। अगला प्रश्न है कि रुपए की परिवर्तनीयता का क्या तात्पर्य है। तो रुपए की परिवर्तनीयता का क्या तात्पर्य है। तो रुपयों को अन्य प्रमुख मुद्राओं को रुपए में मुक्त रूप से परिवर्तित करके देने की अनुमति को रुपए की परिवर्तनीयता कहते हैं। अगला प्रश्न है कि ब्रेक इवन बिंदु क्या है। तो ब्रेक इवन बिंदु उस स्थिति को कहते हैं जिसमें आपका जब फर्म को न लाभ हो और न ही हानि हो, उस स्थिति को ब्रेक इवन बिंदु कहते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित खेलों में से प्रत्यक्ष पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या किस खेल में सर्वाधिक होती है। ऑप्शन है खो खो, ठीक है। तो खो खो में आपका खिलाड़ियों की संख्या 9 होती है, रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 15 होती है, ठीक है, और हॉकी में 11, फुटबॉल में 11। तो सबसे ज़्यादा ऑप्शन नंबर सी रग्बी फुटबॉल में हो जाएगा, ठीक है। कबड्डी में भी 7-7 होता है, बेसबॉल में 9 होता है। अगला प्रश्न है कि बैंकिंग वातावरण में प्रयोग होने वाले टर्म एनपीए का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एनपीए का फुल फॉर्म होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। क्या होता है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। अगला प्रश्न है कि टाइम एंड वर्क का है, ऐसा प्रश्न आएगा दोस्तों, तो इसको आप लोग कमेंट करिएगा, इसको टेलीग्राम पर डाल दिया जाएगा, बनाकर देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक सीवी रमन को रमन इफेक्ट खोज करने के लिए विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो निम्न में से किस तिथि को है। तो यह है 28 फरवरी को। 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है, ठीक है। इसी दिन इन्होंने रमन प्रभाव का खोज किए थे और इनको नोबेल पुरस्कार 1930 ईस्वी में मिला था। इनको भारत रत्न 1954 में दिया गया था, ठीक है। और विश्व एनजीओ दिवस 27 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व एनजीओ दिवस 27 फरवरी को मनाया जाता है। 28 अप्रैल को विश्व कार्य स्थल सुरक्षा और स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी जी ने अपनी आत्मकथा मूलतः किस भाषा में लिखी है। तो महात्मा गांधी जी अपनी आत्मकथा या गुजराती भाषा में लिखे हैं। किस भाषा में? गुजराती भाषा में। और जब दक्षिण अफ्रीका में थे तो इंडियन ओपिनियन का भी प्रकाशन किए थे, ठीक है, 1903 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए जाता है। तो जो टाइलर पुरस्कार है यह आपका किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो यह आपका पर्यावरण सुरक्षा के क्षेत्र में टाइलर पुरस्कार दिया जाता है। टाइलर पुरस्कार 1973 में इसका स्थापना किया गया था। 1973 में इसका स्थापना किया गया था टाइलर पुरस्कार का। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध विश्व मयूर सिंहासन मुगलों के किस भवन में रखा गया था। तो मयूर सिंहासन किस भवन में रखा गया था। तो यह आपका दिल्ली के लाल किले का दीवाने आम में रखा गया था, ठीक है, दीवाने आम में रखा गया था। और मयूर सिंहासन बेबदल खां के द्वारा बनाया गया था। और तख्त ए ताउस को नादिर शाह लूट के ले गया था, जो ईरान का नेपोलियन कहलाता है। और शाहजहां ने मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया था। तख्त ए ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला था। और मयूर सिंहासन में ही कोहिनूर हीरा भी जड़ित किया गया था। लाल किला का निर्माण आगरा में अकबर के द्वारा और दिल्ली में शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। अगला प्रश्न है कि 20 रुपये के नोट पर निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान की छवि है। तो 20 रुपये के नोट पर माउंट हैरियट नेशनल पार्क की छवि डाला गया है, ठीक है। और 25 अगस्त 2017 को 200 रुपये का नोट भारत में प्रथम बार प्रचलन में लाया गया था। और 200 के नोट पर सांची का स्तूप है। सांची का स्तूप अशोक के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। यह 200 रुपये के नोट पर है, 200 रुपये के नोट पर है, ठीक है। और 2000 के नोट पर मंगलयान का, ठीक है, मंगलयान और स्वच्छ भारत का प्रतीक है, ठीक है। 8 नवंबर 2016 को 500 और 1000 रुपये के नोट का प्रचलन बंद कर दिया गया था। लेकिन 500 रुपये का नए पुनः नोट का प्रचलन हो गया है, लेकिन 1000 अभी प्रचलन उसके बाहर रखा गया है। और 20 रुपये पर एलोरा और गुफाएं का नए नोट जो बनाया गया है। अब देखिए क्वेश्चन इसमें से दो पूछ सकता है कि 20 रुपये के नोट पर माउंट हैरियट नेशनल पार्क है और 20 रुपये के नए नोट पर, तो 20 रुपये के नए नोट पर एलोरा की गुफाएं का चिन्ह है, एलोरा की गुफाएं का चिन्ह बनाया गया है। 10 रुपये के नोट पर सूर्य मंदिर कोणार्क का है। और 100 रुपये पर क्या है? रानी की बाव है। और 500 पर दिल्ली का लाल किला है। और 50 रुपये पर हम्पी का जो चित्रण किया गया है। अगला प्रश्न है कि परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना किस देश की सहायता से की गई थी। तो परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो
किस देश की सहायता से की गई थी? तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका के सहायता से किया गया था। जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो कहाँ है आपका? तारापुर में है। कहाँ है? तारापुर, महाराष्ट्र में है। जबकि रावत भाटा परमाणु जो गृह है या राजस्थान में है या कनाडा की सहायता से तैयार किया गया था। और कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा केंद्र रूस के सहयोग से बनाया गया था। ठीक है, रूस के सहयोग से बनाया गया था। कुंडनकुलम जो कहाँ है? तमिलनाडु में है। और भारत में परमाणु कार्यक्रम के जनक किसे माना जाता है? तो होमी जहांगीर भाभा को। और परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना 1954 में किया गया था और परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि दूध की कीमत 20% बढ़ गई और व्यय उतना ही रखने के लिए वर्तमान उपभोग में कितने की कमी करना होगा? तो ये आपका 16.2/3 की कमी करना होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो बिहार के किस जिला में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो ये आपका रोहतास में है। और वर्तमान में बिहार का जो लिंगानुपात है 953 हो गया। 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 953 हो गई है। इससे पहले 918 थी। ठीक है, और भारत में सर्वाधिक पुरुष और महिला साक्षरता दर केरल में है। ठीक है, और 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में साक्षरता दर 61.8% है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायतों के स्थानों या पदों में सभी कोटियों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई है? तो यह कर दिया गया 50%। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस वर्ष रूस में कृषक दास प्रथा का अंत हुआ था? तो रूस में बताना है। तो रूस में कृषक दास प्रथा का जो अंत हुआ था यह आपका 1861 ईस्वी में हुआ था। कृषक दास प्रथा का जो अंत 1861 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किन देशों के बीच नानकिंग की संधि हुई थी? तो नानकिंग की संधि किन दो देशों के बीच में हुई थी? तो ये आपका चीन और ब्रिटेन देश में नानकिंग की संधि हुई थी। और यह कब हुई थी? तो 29 अगस्त 1842 को हुई थी। प्रथम अफीम युद्ध का अंत किया गया था इसके बाद। ठीक है, और 1839 से 42 के मध्य चीन और ब्रिटेन के युद्ध प्रथम अफीम युद्ध हुआ था। ठीक है, द्वितीय अफीम युद्ध चीनी और अंग्रेज के बीच 1856 से 60 तक चला था। और द्वितीय अफीम युद्ध की समाप्ति 1807 में पेकिंग की संधि के द्वारा खत्म हुई थी। और 1858 ईस्वी में तियानजिन की संधि हुआ था। उस संधि को लागू करवाने के लिए पेकिंग की संधि हुआ। और नानकिंग की संधि से चीन के कैंटन, ओमोयो, फुआचू, निंगपो और संघाई के 5 बंदरगाहों को ब्रिटेन के व्यापारी के लिए खोल दिया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस प्रकार की तरंगों का उपयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? तो रात्रि दृष्टि उपकरण में किस प्रकार के तरंग का प्रयोग किया जाता है? इसमें औरक्त तरंग का प्रयोग किया जाता है। कुहासे में भी औरक्त तरंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, औरक्त तरंग को उष्मा तरंग भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि तेल का एक बैरल लगभग कितना लीटर होता है? तो एक बैरल में आपका 159 लीटर होता है। एक बैरल में 159 लीटर होता है। अगला प्रश्न है कि सीवी रमन को उनके किस प्रयोग के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो सीवी रमन को उनके किस प्रयोग के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो यह किया गया था प्रकाश के प्रकीर्णन यानी रमन प्रभाव का खोज करने के लिए। ठीक है, और इन्होंने 1920 में ही इसका खोज कर दिया था, लेकिन 30 में इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन प्राथमिक प्रदूषक के उदाहरण नहीं है? तो प्राथमिक प्रदूषक का उदाहरण इसमें से कौन नहीं है? तो यह हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2। सल्फर डाइऑक्साइड जो है आपका प्राथमिक प्रदूषण का उदाहरण नहीं है, जबकि DDT, कार्बन मोनोऑक्साइड और प्लास्टिक जो है ना यह प्राथमिक प्रदूषक के उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस उद्योग के निगरानी हेतु जैव चिप का विकास किया गया है? तो किस उद्योग के निगरानी के लिए जैव चिप का आविष्कार या विकास किया गया है? तो यह किया गया है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस पुरस्कार को वरीयता सूची में स्थान दिया गया है? तो वरीयता सूची में ऑप्शन है भारत रत्न, ज्ञानपीठ पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार, गांधी शांति अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। तो वरीयता सूची में भारत रत्न को स्थान दिया गया है। ठीक है, और वरीयता क्रम के अनुसूची 7 के क्रम में भारत रत्न को सम्मानित व्यक्ति का क्रम, रैंक और ऑर्डर दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में कौन सा युग्म सत्य है? तो चेतन भगत जो है मिडनाइट चिल्ड्रेन, चेतन भगत मिडनाइट चिल्ड्रेन। ठीक है, ये आपका सही है। सलमान रश्दी फ्यूरी, तो फ्यूरी जो है ना यह आपका सलमान रश्दी के द्वारा लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें सही हो जाएगा। और मिडनाइट चिल्ड्रेन जो है ना, मिडनाइट
चिल्ड्रेन, ये भी आपका सलमान रश्दी की पुस्तक है। चेतन भगत दिया हुआ है, गलत था ऑप्शन नंबर ए। और फ्यूरी सलमान रश्दी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है सही है, बाद बाकी गलत दिया हुआ है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सहयोग में अंतर स्पष्ट किया है। तो यानी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सहयोग में अंतर स्पष्ट किसने किया है, तो किया है मैकावर और पेज के द्वारा। मैकावर और पेज ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सहयोग में अंतर स्पष्ट किया है। अगला प्रश्न है कि जानबूझकर किया गया वह प्रयत्न जो किसी की इच्छा का विरोध करने, रोकने या इसे दबाने के लिए किया जाता है वह क्या है, तो यह है आपका संघर्ष। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन मानव विकास सूचकांक का संकेतक नहीं है। तो मानव विकास सूचकांक का संकेतक इनमें से कौन नहीं है, तो यह आपका शहरीकरण का जो स्तर है या मानव विकास का सूचकांक का स्तर नहीं है, जबकि प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय, शिक्षा और आयु संभाव्यता आपका सभी विकास सूचकांक में आता है, जबकि शहरीकरण का स्तर का बढ़ावा देना यह आपका मानव विकास सूचकांक में नहीं आता है। अगला प्रश्न है कि कनाडा ओपन 2023 विजेता लक्ष्य सेन का संबंध किस खेल से है, यानी लक्ष्य सेन कौन सा खेल खेलते हैं, तो यह खेलते हैं बैडमिंटन, ठीक है, बैडमिंटन। अगला प्रश्न है कि देश के पहले सहकारिता से संचालित सैनिक स्कूल का शिलान्यास कहाँ किया गया। तो देश के पहले सहकारिता से संचालित सैनिक स्कूल का शिलान्यास कहाँ किया गया, तो यह किया गया गुजरात में। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश द्वारा भारतीय संरक्षणवादियों को पर्यावरण का पुरस्कार दिया गया है, तो किस देश के द्वारा, तो यह दिया गया है ब्रिटेन के द्वारा। अगला प्रश्न है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सनक द्वारा 2023 का पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड से किस भारतीय के द्वारा सम्मानित किया गया, तो यह आपका किया गया राजेंद्र सिंह भट्ट को किया गया, राजेंद्र सिंह भट्ट को। अगला प्रश्न है कि विश्व जनसंख्या दिवस 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो 2023 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, इसे 11 जुलाई को मनाया जाता है, तो यह आपका सही है। इसकी थीम लैंगिक समानता और शक्ति को उजागर करना है, ये भी सही है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों सही है। अगला प्रश्न है कि 23वां संघाई सहयोग संगठन के राष्ट्र प्रमुखों की परिषद समिति की पहली बार अध्यक्षता किस देश के द्वारा किया गया। तो 23वां संघाई सहयोग संगठन के राष्ट्र प्रमुखों की परिषद समिति की पहली बार अध्यक्षता किस देश के द्वारा किया गया, तो यह किया गया आपका भारत के द्वारा। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2023 में किस शहर द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जैविक महोत्सव का अब मेजबानी किया जाएगा। तो जून 2023 में किस शहर द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जैविक महोत्सव का मेजबानी किया गया, तो यह आपका विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के द्वारा किया गया, ठीक है। और राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम की शुरुआत 2001 यानी लागू किया गया 2001 में एनपीओपी और 100 और सिक्किम भारत का पहला जो है ना यह जैविक कृषि करने वाला राज्य बन गया है, जबकि केंद्र शासित प्रदेश में 100% प्राप्त करने वाला जैविक खेती आपका लक्षद्वीप है, ठीक है। और जैविक खाद के रूप में एजोला का प्रयोग किया जाता है, किसका, एजोला का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि जून 2023 में 16वां विशेष ओलंपिक खेल का आयोजन किस देश में किया गया। तो जून 2023 में 16वां विशेष ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ किया गया, तो यह जर्मनी बर्लिन में किया गया। कहाँ किया गया, जर्मनी बर्लिन में किया गया। और विशेष ओलंपिक का आयोजन हर 2 साल में किया जाता है। 2025 में आपका यह इटली में होगा और 2027 ऑस्ट्रेलिया में होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम ने अमृत सृजन अभियान नए भारत के सपने हेतु किसके साथ शुरू किया है, तो यह आपका मेटा यानी फेसबुक के साथ किया है। अगला प्रश्न है कि भारत पाकिस्तान के बीच किशन गंगा और रतले जल विद्युत संयंत्र के आपसी विवाद के मामले की मध्यस्थता हेतु विश्व बैंक द्वारा किसे अध्यक्ष बनाया गया है, तो यह बनाया गया है सीन मर्फी को। किसको, सीन मर्फी को बनाया गया है। और लूना 25 नामक चंद्रयान किस देश ने लॉन्च किया है, तो लूना 25 नामक चंद्रयान यह किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो यह किया गया है आपका रूस के द्वारा, जो नष्ट हो गया था। अगला प्रश्न है कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री द्वारा जारी वैश्विक सैन्य व्यवस्था 2023 में भारत की रैंक क्या है, तो 2023 में भारत की जो रैंक है आपका, ये आपका चौथा है। क्या है, चौथा है। अगला प्रश्न है, पहला स्थान पर अमेरिका है, दूसरा पर चीन है, तीसरा पर रूस है, चौथा पर भारत है। और 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया, तो 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन यह किया गया कोलालमपुर मलेशिया में। अगला प्रश्न है कि पूर्वोत्तर भारत की पहली एयरलाइन कंपनी को
परिचालन शुरू करने की स्वीकृति प्राप्त हुई? तो पूर्वोत्तर भारत की पहली एयरलाइन कंपनी को परिवर्तन शुरू करने की स्वीकृति कब प्रदान की गई? तो यह आपका जेटविक्स एयरवेज के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2023-24 सत्र के दौरान खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के संदर्भ में मूंग की कीमत की क्या घोषणा किया? तो मूंग की कीमत 8558 रुपये क्विंटल। अगला प्रश्न है कि DPIIT द्वारा जारी रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2023 के अनुसार भारत का सबसे बड़ा निवेशक कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा जो निवेशक है आपका, यह आपका हो जाएगा सिंगापुर हो जाएगा। कौन हो जाएगा? सिंगापुर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि नीति आयोग द्वारा हाल ही में 2020-21 में कोविड वर्ष का वार्षिक स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया गया, जिसमें बड़े राज्यों के बीच शीर्ष प्रदर्शनकर्ता के रूप में किसे चुना गया है? तो यह आपका केरल को चुना गया है। किसको? केरल को। अगला प्रश्न है कि हाल ही में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी नाटा NTA का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? NTA राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया सुबोध कुमार सिंह के द्वारा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही।